गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हेल्थ लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया था हेल्थ लॉ स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट वेदर इट कंप्लीटेड इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। यानी अगर एक स्टेप में पूरा होगा जो एंथैल्पी चेंज होगा वही मोर देन वन स्टेप में भी होगा। और इसका एप्लीकेशन ये है, यूज ये है कि अगर हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं तो उसे हम लोग इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपके बुक के कुछ क्वेश्चन उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आप भी देखना कि आपके बुक में एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल 6.8 प्रॉब्लम 6.8 करके एनसीईआरटी बुक में है। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने कॉपी में क्वेश्चन भी पूरा लिखो, यानी कि बुक से देख करके सारा क्वेश्चन लिखोगे। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। आफ्टर कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड। इसके कंबशन कराने से यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है एंड 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, इसलिए प्रोडक्ट के साथ में लिखें। आगे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू निकालना है, डेल्टा FH नॉट निकालना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। CO2 और H2O इन दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू है -393.5 -393.5 और H2O का दिया हुआ है -285.83 किलो जूल पर मोल। यानी इन सब डाटा का यूज करके हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू निकालना है बेंजीन का। अब वहां तक पहुंचेंगे कैसे? सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखो, बेंजीन ऑन कंबशन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस 3267 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। इसका मतलब बेंजीन का कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H का वैल्यू माइनस में रखते हैं, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए लिखेंगे बेंजीन C6H6 प्लस O2 इट गिव CO2 प्लस H2O एंड डेल्टा H इज इक्वल टू, या यही ऊपर में ही लिख देते हैं, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू -3267.0 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब माइनस क्यों लिखे? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का था। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे 1 मोल बेंजीन के कंबशन से, यानी कि बेंजीन का नंबर ऑफ मोल 1 रखना है, इसके अनुसार से बैलेंस करेंगे। कार्बन 6 है, यहाँ 1 6 से मल्टीप्लाई कर दी। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 2 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ऑक्सीजन देखो 6 2 12 एंड 3 15 है और यहाँ 2 है, तो 2 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए 15/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स 1 मोल फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट। तो देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंस्टिट्यूएंट क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसके नंबर ऑफ मोल को 1 रखेंगे और बैलेंस करेंगे, तो C प्लस O2 इट गिव CO2 और यहाँ डेल्टा H नॉट का वैल्यू दिया हुआ है -393.5 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक का पोर्शन हो गया है, इसे हम इरेज कर देते हैं, किलो जूल पर मोल। और H2O का -285.83। H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H नॉट -285.83
ये भी किलो जूल पर मोल और ये भी किलो जूल पर मोल। ये हो गया इक्वेशन सेकंड और ये होगा इक्वेशन थर्ड। इसे कंप्लीट करना है। इसमें दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2 और प्लस O2। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो इसका नंबर ऑफ मोल 1 रहेगा। अब बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 2, तो इस जगह पर 1/2 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, यानी स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। कई जगह पर इक्वेशन के फॉर्म में ही दिया रहेगा, तो यहाँ तक का काम आपका हो गया। अब बनाना क्या है, उसे हम लोग डिजायर्ड इक्वेशन से लिखते हैं, यानी जो आपको चाहिए, डिजायर्ड इक्वेशन। ये डिजायर्ड इक्वेशन बिल्कुल हाइपोथेटिकल होगा, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। कहा जा रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो देखो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। इसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू निकालना है, डेल्टा H0 का वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, देखो इसमें एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ लिखेंगे C, और हाइड्रोजन डायटोनिक है इसलिए H2। अब बैलेंस करेंगे, कार्बन 6 तो यहाँ 6, हाइड्रोजन 6 और यहाँ 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। ये हाइपोथेटिकल है। जैसे अगर आपको लिखना हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 लिख दिए। अब देखो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिखेंगे H2 प्लस S प्लस O2। अब बैलेंस करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये 1 ही रहेगा। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए इसको हाफ करना होगा। नाइट्रोजन 1 यहाँ 2 है, हाफ करना होगा। ऑक्सीजन 3 है और यहाँ 2 है, तो इसे 3/2 करना होगा। तो ये हाइपोथेटिकल है। नाइट्रिक एसिड कभी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं बनेगा, ग्लूकोज सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं बनेगा। बट डिजायर्ड इक्वेशन ये हाइपोथेटिकल है, तो जो टर्म कहता है उसके अनुसार से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसीलिए तो इनडायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है निकालना। अब मैथ्स के जैसा सोचोगे, केमिस्ट्री यहीं तक था, अब मैथ्स के जैसा सोचोगे कि इस इक्वेशन में आपको ये वैल्यू लाना है ऊपर के इन पार्ट को यूज करके। सबसे पहले रिएक्टेंट को देखो, रिएक्टेंट में कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए आपको। देखो किस इक्वेशन में कार्बन और हाइड्रोजन दिया हुआ है, इक्वेशन सेकंड में कार्बन है, इक्वेशन थर्ड में हाइड्रोजन है। तो अगर सेकंड और थर्ड को हम ऐड कर दें तो रिएक्टेंट साइड में हमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाएगा। दूसरा चीज, यहाँ कार्बन का 1 मोल है और आपको चाहिए 6 मोल, तो इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल है और आपको चाहिए 3 मोल, तो इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यानी करना क्या है, इक्वेशन सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। करते हैं, इसे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6C प्लस 6O2 इट गिव 6CO2। अब इस डेल्टा H को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, डेल्टा H0 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, टू 3 6 1, ये माइनस में है वैल्यू, माइनस 2361.0 किलो जूल पर मोल यूनिट है। इसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां आ गया 3H2 प्लस 3/2O2 इट गिव 3H2O एंड डेल्टा H0 वुड बी इक्वल टू, इसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, -857.49
ये वैल्यू भी माइनस में है, डेल्टा एच नॉट। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ गया 6c प्लस 3h2। 6 प्लस 3/2 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 15/2। इट गिव 6CO2 प्लस 3H2O एंड डेल्टा H नॉट वुड बी इक्वल टू, अब इन्हें ऐड करना है तो यहां वैल्यू हो जाएगा 9 4 8 माइनस 3218.49 किलो जूल पर मोल, और ये आ गया आपका इक्वेशन 4। अब देखो डिजायर्ड इक्वेशन, और अभी तक जो पहुंचे वो डिजायर्ड इक्वेशन में आपको कार्बन 6 मोल चाहिए, मिल गया। हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए, मिल गया। ये ऑप्शन एक्स्ट्रा है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ये इधर का पार्ट। अब आपको और चाहिए बेंजीन C6H6। अब देखो तो बेंजीन किस इक्वेशन में है? बेंजीन इक्वेशन फर्स्ट में है, लेकिन यहां ये फर्स्ट में रिएक्टेंट साइड में है, और आपको चाहिए किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में चाहिए। तो अगर साइड चेंज करना है तो उसको सबट्रैक्ट करो, क्योंकि माइनस एरो के दूसरी तरफ में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बाकी का पार्ट आपको मिल गया है, तो अब इसे हम इरेज करेंगे क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं है। हमें बेंजीन चाहिए था C6H6, तब यहां के बाद में इक्वेशन 4 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। आपको डिजायर्ड इक्वेशन में भी 1 मोल बेंजीन चाहिए था, यहां भी 1 मोल बेंजीन है, तो पहले इक्वेशन 4 को लिख लेते हैं। यहां ये हो गया 6c प्लस 3h2 प्लस 15/2O2। इट गिव 6CO2 plus 3H2O and delta H naught is equal to minus 3218.49। आप ये मल्टीप्लिकेशन एक बार अच्छे से चेक कर लोगे, मे भी हो सकता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो गया हो। यहां C6H6 plus 15/2O2, it gives 6CO2 plus 3H2O and delta H naught is equal to minus 3267.0 किलो जूल पर मोल। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे हो गया माइनस 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 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो कई वैल्यू कैंसिल हो गया, 6CO2 कैंसिल हो गया, 3H2O कैंसिल हो गया, 15/2O2 कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ है वो लिखो। यहां देखो 6C प्लस 3H2, और यहां बेंजीन के साथ में माइनस है, तो इसको एरो के दूसरी तरफ ले जाओगे, प्रोडक्ट साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज कर जाएगा। तो यहां ही आ गया C6H6 एंड डेल्टा H नॉट इट वुड बी इक्वल टू, अब यहां पर ये माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है, यानी कि अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू आ गया प्लस 42.51 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर है। तो ये था हेल्स लॉ का एप्लीकेशन, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था जिसको हम लोग सोल्व किए। और ये क्वेश्चन आपका था एक्सरसाइज का, सॉरी एग्जाम्पल का 6.8। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन आप पहले लिखोगे, एक बार इस वीडियो को यहां तक आप देख लिए, फिर से आप रिवाइंड करके इस वीडियो को देखो, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ये भी हेल्स लॉ से ही रिलेटेड है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.14।
इस बार एक्सरसाइज में ये इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रॉब्लम एग्जाम्पल के उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसको हम लोग को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ा था। यहाँ ऑलरेडी ये दिया हुआ है, यानी कि एक काम आपका आसान हो गया इक्वेशन लिखने का। और यहाँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल निकालना है। इस सब में ये वैल्यू किलोजूल पर मोल है, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल है। तो आप जब क्वेश्चन लिखोगे तो ये आप अपने बुक से लिखना और यूनिट में लिखोगे किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। अब यहाँ मीथेनॉल का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो सबसे पहले डिजायर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। पहले ही बताएं कि डिजायर्ड इक्वेशन ये हाइपोथेटिकल है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार से लिखते हैं CH3OH इन लिक्विड स्टेट, और इस कंडीशन में डेल्टा H नॉट का क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। तो पहले इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बताया आपको देखना है कि इसमें कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ आप लिखोगे कार्बन, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। हाइड्रोजन ये गैसेस स्टेट में पाया जाता है, और ऑक्सीजन ये भी गैसेस स्टेट में पाया जाता है। अब इक्वेशन बैलेंस करना है, इसके नंबर ऑफ मोल को 1 रखना है और बाकी को बैलेंस करना है। देखो कार्बन 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 और 1 4, और यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करती है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसे हाफ कर देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये डिजायर्ड इक्वेशन इस ऊपर में दिए हुए इक्वेशन को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर निकालना होगा। आप देखो कार्बन किस इक्वेशन में दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन में। हाइड्रोजन किस में है, थर्ड इक्वेशन में। और ऑक्सीजन तीनों में है, तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए कोई पार्टिकुलर इक्वेशन नहीं सोच रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन को देखोगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल। आपको चाहिए कार्बन का नंबर ऑफ मोल 1, यहाँ भी दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल 1। हाइड्रोजन का 2 मोल चाहिए और यहाँ 1 है, यानी इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कंक्लूजन क्या है, इक्वेशन सेकंड में ऐड करेंगे इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 1 है और डिजायर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 2 है, इसलिए आपको 2 मोल चाहिए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किए। अब ऐड करते हैं, यहाँ कार्बन सॉलिड स्टेट, चूंकि इक्वेशन में क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट दिया हुआ था इसलिए हम लोग भी लेकर चल रहे हैं, प्लस O2 इन गैसेस स्टेट, इट गिव CO2 इन गैसेस स्टेट एंड डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू -393 किलोजूल पर मोल। इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2H2 इन गैसेस स्टेट, हाफ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। O2 in gaseous state, it gives 2H2O in liquid state and delta H naught would be equal to, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, -572 किलोजूल पर मोल। ऐड कर देते हैं इसे। ऐड करने पर ये वैल्यू आ गया कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस 2H2 in gaseous state plus 2O2 in gaseous state, it gives CO2 in gaseous state plus 2H2O in liquid state and delta H naught is equal to 3 and 2 5, 9 and 7 16, 5 3 8 and 1 9, -965। यूनिट भी लिखोगे, सब जगह पर आप लिखोगे किलोजूल पर मोल, और ये इक्वेशन 4 हो गया। यानी कार्बन आपको जो चाहिए डिजायर्ड इक्वेशन में मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन सब जगह पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको चाहिए मीथेनॉल डिजायर्ड इक्वेशन में CH3OH। अब देखो CH3OH कहां दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी पहला क्वेश्चन के जैसा ही। आपको चाहिए 1 मोल, यहां भी है 1 मोल। फर्क क्या है, आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए और यहाँ रिएक्टेंट साइड में दिया हुआ है। तो अगर साइड चेंज करना है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इक्वेशन 4 में से
इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे हम लोग। अब इसे हम इरेज करते हैं, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, सॉरी, चूंकि मिथेनॉल का 1 मोल चाहिए और यहाँ पर दिया हुआ भी 1 मोल ही है। अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। पहले 4 लिख लेते हैं एक बार फिर से। कार्बन इन सॉलिड स्टेट, 2 moles of hydrogen in gaseous state plus 2 mole of oxygen in gaseous state, it gives CO2 in gaseous state plus 2H2O in liquid state, and delta H naught is equal to minus 965 kilojoule per mole, kilojoule per mole। अब इक्वेशन फर्स्ट, CH3OH in liquid state plus 3/2O2 in gaseous state, it gives CO2 in gaseous state plus 2H2O in liquid state, and delta H naught is equal to minus 726 kilojoule per mole। अब इसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करना है सॉल्व, तो यहाँ माइनस 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 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो कुछ वैल्यू कट कैंसिल हो रहा है, CO2 कैंसिल हो गया, H2O कैंसिल हो गया, यहाँ 2O2 है और यहाँ 3/2O2 है, यानी कि इस जगह पर 1/2O2 बचा रहेगा। नोट करते हैं हम लोग, कार्बन इन सॉलिड स्टेट plus 2 moles of hydrogen in gaseous state plus 1/2O2 in gaseous state, it give, ये माइनस है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, CH3OH in liquid state, and delta H naught is equal to, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तब इसके वैल्यू को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, minus 239 किलोजूल पर मोल, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ भी ये देखिए कि हेल्थ क्लास से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.15 का ये क्वेश्चन भी हेल्थ क्लास से रिलेटेड है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिया हुआ है, आप क्वेश्चन सबसे पहले नोट कीजिएगा। यहाँ पर वेपोराइजेशन, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, तो दो नया टर्म आया है, एक वेपोराइजेशन और एक एटमाइजेशन। पहले इसको समझ लो। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब ये होता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, उसी का उल्टा कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ वेपोराइजेशन है, the enthalpy change during the formation of 1 mole of a gaseous substance from their liquid form। enthalpy of atomization, atomic form, gaseous atomic form में कन्वर्ट करने में, तो यानी किसी सब्सटेंस को उसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो enthalpy चेंज होता है, that is called enthalpy of atomization। अब इन सारे स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करते हैं, enthalpy of evaporation CCl4, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CCl4 in liquid form, ये कन्वर्ट किया CCl4 in gaseous form, और यहाँ इंथैल्पी चेंज का वैल्यू डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू आ गया 30.5 किलोजूल पर मोल, 30.5 किलोजूल पर मोल, और इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं। ये पार्ट का हो गया इक्वेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले पढ़ चुके हैं, CCl4 रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनका फॉर्मेशन होगा कार्बन इन सॉलिड स्टेट एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन इन गैसियस स्टेट, और इस जगह पर डेल्टा H नॉट का वैल्यू दिया हुआ है -135.5 किलोजूल पर मोल।
0.5 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन सॉलिड को कार्बन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है, और यहाँ एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आ रहा है 750 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लोरीन का है, यानी Cl2 ये गैसेस स्टेट में है, ये कन्वर्ट करेगा एटॉमिक फॉर्म में, यानी 2Cl इन गैसेस फॉर्म, और यहाँ डेल्टा H0 का वैल्यू हो गया 242 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। आपको ये वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ डिजायर्ड इक्वेशन होगा। डिजायर्ड इक्वेशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, CCl4 in gaseous state, it give carbon in gaseous state plus 4Cl in gaseous state, और इस कंडीशन में इनके एंथैल्पी चेंज का वैल्यू निकालना है। ये इतना सारा पार्ट अब इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए, तो इस पार्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये हो गया इक्वेशन 4, और फिर उसी अनुसार से आप सोचो इन सबको यूज करके यहां तक पहुंचना है। देखो कार्बन इन गैसेस स्टेट इक्वेशन थर्ड में है, गैस फॉर्म में, 4 क्लोरीन है और यहाँ 2 क्लोरीन है, तो इक्वेशन 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन मिल जाएगा। बाकी का ये रेस्ट पार्ट है, उसको आगे के बारे में सोचते हैं आगे क्या होगा, यानी इक्वेशन थर्ड में ऐड कर देंगे इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इक्वेशन थर्ड, कार्बन इन सॉलिड स्टेट, इट गिव कार्बन इन गैसेस स्टेट एंड डेल्टा H0 इज इक्वल टू 715 किलो जूल पर मोल। इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2Cl2 इन गैसेस स्टेट, इट गिव 4Cl इन गैसेस स्टेट एंड डेल्टा H0 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 किलो जूल पर मोल। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो अब यहाँ बचा हुआ रहेगा कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस 2Cl2 इन गैसेस स्टेट, इट गिव कार्बन इन गैसेस स्टेट प्लस 4Cl इन गैसेस स्टेट एंड डेल्टा H0 इज इक्वल टू, ऐड करते हैं 5 प्लस 4 9, 8 and 1 9, 4 7 11, 1199 किलो जूल पर मोल। अब जैसे ही यहां तक पहुंचे फिर देखो डिजायर्ड इक्वेशन को। मेन हमारा पर्पस है कि यहां तक ले आना है इन सब के डाटा को यूज करके। कार्बन इन गैस ये आ गया है, 4Cl इन गैस ये आ गया है। अब आपको चाहिए CCl4 इन गैसेस स्टेट, और वो भी किस साइड में, रिएक्टेंट साइड। देखो तो CCl4 इन गैस किस साइड में दिया हुआ है, किधर है, तो CCl4 इन गैस इक्वेशन फर्स्ट में है, लेकिन वो प्रोडक्ट साइड में है, और आपको कहां ले आना है, रिएक्टेंट साइड में। लेकिन एक एक्स्ट्रा चलाएगा CCl4 इन लिक्विड स्टेट, देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कहां होता है। अब ये इक्वेशन 4 ऑलरेडी हो चुका था, तो इक्वेशन 5 कर लेते हैं। अब यहां से सोचो आप, इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ कार्बन सॉलिड है, यहाँ क्लोरीन गैस है, यहाँ भी कार्बन सॉलिड है, क्लोरीन गैस है। अगर सेकंड को यूज करते हैं तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तब उसके बाद में फिर CCl4 बचा रहेगा। अब पहले आप सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फर्स्ट को भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप CCl4 को ही लेके चल रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन 5 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां तक का ये पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। हमें CCl4 चाहिए गैसेस स्टेट में डिजायर्ड इक्वेशन का, बाकी का ये पार्ट का जरूरत नहीं है हम लोग को। नीचे के पार्ट को वहां लिख देते हैं। इक्वेशन 5 ये है, कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस 2Cl2 इन गैसेस स्टेट, it give carbon in gaseous state plus 4Cl in gaseous state
and delta H naught is equal to 1199 किलोजूल पर मोल। फर्स्ट को माइनस करते हैं, CCl4 in liquid state it gives CCl4 in gaseous state and delta H naught is equal to 30.5, इसके सामने में रखते हैं, डेल्टा H naught is equal to 30.5 किलोजूल पर मोल। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ ये माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ ये माइनस। अब यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, बचा क्या, ये CCl4 इधर आ जाएगा और ये CCl4 उधर चला जाएगा। कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस 2Cl2 इन गैसेस स्टेट प्लस CCl4 इन गैसेस स्टेट, इट गिव कार्बन इन गैसेस स्टेट प्लस 4Cl इन गैसेस स्टेट प्लस ये पार्ट उधर जाएगा, CCl4 इन लिक्विड स्टेट एंड डेल्टा H naught इज इक्वल टू, अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ गया 0.5, 8, 6 और ये 1168.5 किलोजूल पर मोल। इसे इक्वेशन 6 मान लो। अब फिर आपके कॉपी में दिख रहा होगा डिजायर्ड इक्वेशन, उस डिजायर्ड इक्वेशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ कार्बन इन सॉलिड, क्लोरीन इन गैस और CCl4 इन लिक्विड, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड को। तो इक्वेशन 6 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन सेकंड, जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ कार्बन 1 है यानी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अब फिर से इसे लिखते हैं हम लोग, कार्बन इन सॉलिड स्टेट 2Cl2 इन गैसेस स्टेट CCl4 in gaseous state, it give carbon in gaseous state plus 4Cl in gaseous state, CCl4 in liquid state and delta H naught is equal to 1168.5 और इसे सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को, कार्बन इन सॉलिड स्टेट plus 2Cl2 in gaseous state, it give CCl4 in liquid state and delta H naught is equal to -135 किलोजूल पर मोल। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ माइनस 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 और ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए कई चीज कैंसिल हो रहा है, कार्बन कार्बन कैंसिल हो गया, क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल हो गया, CCl4 लिक्विड स्टेट CCl4 लिक्विड स्टेट कैंसिल हो गया। क्या बचा रह गया, इस साइड में बचा रह गया CCl4 इन गैसेस स्टेट, CCl4 इन गैसेस स्टेट। प्रोडक्ट साइड में कार्बन इन गैसेस स्टेट, 4Cl इन गैसेस स्टेट और यहाँ डेल्टा H naught का वैल्यू, अब इसको ऐड करेंगे हम लोग 0, एक मिनट, यहाँ 0 हो गया, (1304.0 किलोजूल पर मोल। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, 1304 किलोजूल पर मोल, डेल्टा H naught का वैल्यू आ गया। इसी में एक पार्ट और दिया हुआ था, बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू निकालना था कार्बन और क्लोरीन के बीच का। बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू CCl4 का अगर देखोगे तो CCl4 का स्ट्रक्चर होता है 1 कार्बन एटम के साथ में 4 क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, ये ClCl। तो इन 4 बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज होगा और इन 4 बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देना पड़ेगा एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस पूरे रिएक्शन में देख रहे हो CCl4 गैस कार्बन और क्लोरीन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं।
तो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो चूंकि इसको CCl4 गैस को कार्बन और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना है, उसके बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो, इसलिए प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ, डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव। तो 4 बॉन्ड के तोड़ने में इतना एनर्जी देना पड़ रहा है, तो 1 बॉन्ड के तोड़ने में जो लगेगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहां पर जब बॉन्ड एंथैल्पी निकालना होगा हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू, और किनका बॉन्ड एंथैल्पी? CCl का। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1304 डिवाइडेड बाय 4, इट मींस 326 किलोजूल पर मोल। तो ये इसका आंसर आ गया। तो 3 न्यूमेरिकल बताए हैं, तीनों हेल्थ लॉ से रिलेटेड था, और मेरा सजेशन ये है कि आप इसको एक बार वीडियो देखिए, पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए कि हाँ जो स्टेप समझाया गया है वो हमसे खुद से बन रहा है या नहीं बन रहा है। दिक्कत हो रहा है फिर से रिवाइंड की रिकॉर्डिंग है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप एक बार 2 बार रिपीट कर सकते हैं। क्लासेस में उसी में टीचर को बताया जाता है कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो यहाँ तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसको यहाँ तक कर लोगे। अब अगले क्लास में हम लोग स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आज यही तक, थैंक यू।